40 साल तक अरब मुल्क इराक पर हुकूमत करने वाले सदर सद्दाम हुसैन की कहानी असल में है क्या? यतीम खानदान में पैदा होने वाला बच्चा खिते के अहम तरीन हिस्से इराक का सरबराह कैसे बना? सदर सद्दाम हुसैन ने ईरान इराक जंग में अपने दुश्मन को कैसे शिकस्त दी? सदर सद्दाम हुसैन का आखिर क्या कसूर था कि इन्हें सूली पर लटका दिया गया? आप देख रहे हैं आवाज़। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाते हुए ऑल पर क्लिक करें। सद्दाम हुसैन बगदाद के शुमाल में वाक़या शहर तकरियत एक गरीब घराने में पैदा हुए। वालिद की जल्द ही वफ़ात के बाद इनकी वालदा इन्हें अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर किसी और गाँव चली गई। चंद साल बाद इन्होंने दूसरी शादी कर ली। सौतेले वालिद का सद्दाम के साथ बर्ताव अच्छा न था। सद्दाम हुसैन के लिए ज़िंदगी मुश्किल थी और इसराइली मौरख इम्तियाज़िया बैरूनी बताते हैं मोहल्ले के बच्चे नौ उम्र सद्दाम का मजाक उड़ाते थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इस अरसे के दौरान वो कदरे तन्हा रहते और आसपास के लड़कों पर दोस्त भी जमाते। 12 बरस की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ा और तकरियत में अपने एक चचा के साथ रहने लगे। उनके ये चचा यूं तो उस्ताद थे, लेकिन तारीख़ इराक पर किताब द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इराक की मुसन्निफ़ा बेबी मार कहती हैं कि इनका माजी खासा दिलचस्प था। अपने लड़कपन में सद्दाम हुसैन हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में खासे सरगर्म रहे, मगर इराकियों की तरह वो बरतानवी नौआबादी हुकूमत और अमीर जागीरदारों के खिलाफ होते गए। सन 1958 के इनकलाब में इराक में बरतानिया हामी बादशाहत के खात्मे के बाद मुल्क में पुरतशद्दुद बहरानी दौर का आगाज़ हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन के लिए 60 की दहाई इंतहाई अहम तरीन साबित हुई। इराक बास पार्टी के रुकन की हैसियत से सद्दाम पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और इनके चचा के करीबी रिश्तेदार अहमू हुसैन बाकिर के मंजूर नज़र और करीबी साथी बनने का एजाज़ हासिल हुआ। सद्दाम इस वक्त ना कोई अफसर थे और ना फौज का हिस्सा, लेकिन मौरख कहते हैं कि अहमू हुसैन बाकिर के लिए वो खासे मुफीद काम अंजाम देते। सन 1988 में बास पार्टी इक़्तिदार में आई और अहमू हुसैन अल बाकिर मुल्क के नए सदर बन गए। सद्दाम हुसैन इसी दौर में अहमू हुसैन के दस्ते रियासत रहे। हुकूमत के अहम और खुफिया काम वो खुद अंजाम देने लगे, जिनमें मुखालिफिन को मंजर आम से हटाना भी शामिल था। इन मुखालिफिन में से कुछ तो कत्ल कर दिए गए, कुछ जलवतन और कुछ को छुपा दिया गया। सदर बाकिर ने इराकी तेल की सन्नत हुकूमती कंट्रोल में ले ली। इराकी खजाने पर दबाव बढ़ने लगा। हुकूमत ने मुल्क में तरक्की के नए दौर का आगाज़ किया। देहातों में बिजली पहुंचने लगी, सड़कों और स्कूल बनने लगे, लेकिन सद्दाम हुसैन के सियासी अज़ाइम भी बढ़ने लगे और सन 1979 में इन्होंने अपने मोहसिन अहमू बाकिर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवा दिया और ख़ुद सदर बन गए। जल्द ही इन्होंने अपनी पार्टी के इनकलाबी कौंसल में अपने और हुकूमत के खिलाफ बगावत की साजिश का इंकशाफ किया। इस साजिश को मंजर आम पर लाने के लिए सद्दाम ने कौंसल के अरकान का एक इजलास तलब किया। इसमें सद्दाम हुसैन स्टेज पर बैठे सगार पीते दिखाई देते हैं, जबकि बगावत में मुलव्विस अफराद के नाम की फहरिस्त बाआवाज़ बुलंद पड़ी जाती है और जिन्हें बारी बारी इजलास से बाहर ले जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है या हलाक कर दिया जाता है। इस इजलास के शुरका जज्बाती अंदाज में बाआवाज़ बुलंद सदर सद्दाम को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते हैं और नारे लगाते हैं। इसके बाद बाज़ पार्टी की हुकूमत पर सदर सद्दाम की शख्सियत हावी होती गई और जैसा कि मौरख बेबी मार की निशानदही करती है कि अगर कोई सियासी नज़रिया बचा हो तो सद्दाम अज़ाम का था। आने वाले बरसों में सद्दाम के सियासी अज़ाइम इराक की हदूद से वाज़िया तौर पर बढ़ने लगे। वो ख़ुद को अरब दुनिया का रहनुमा और तारीख़ में अपने आप को सलाहुद्दीन अयूबी जैसा सिपह सलार के बराबर देखने लगा। इनकी शख्सियत के इस पहलू के बारे में मौरख कहते हैं कि सद्दाम हुसैन जारहाना अज़ाइम की पहली मिसाल जल्द ही 1980 में इस वक्त सामने आई जब इनकी फ़ौज ने हमसाया मुल्क ईरान में पेशकदमी की। सदर सद्दाम की तवक्कुआत के बरअक्स ये जंग इन्हें बड़ी महंगी पड़ी। 8 बरस जारी रहने वाली इस जंग में 10 लाख अफराद हलाक हुए। इसके अलावा वो जंग के नतीजे में इराक के खजाने पर बड़ा बोझ साबित हुआ।
صدر صدام نے ہمسایہ ملک سے اقتصادی مدد مانگی۔ انہوں نے کویت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام عائد کیا اور مطلوبہ معاوضہ نہ ملنے پر اگست 1990 میں عراقی فوجیں کویت میں داخل ہو گئی۔ صدر صدام کو یہ فوجی اقدام بڑا مہنگا پڑا۔ ان کی توقعات تھی کہ بڑی مذہبی طاقتیں جنہوں نے ایران کے خلاف ان کی جنگ میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا، ہتھیار اور وسائل فراہم کیے، اب اگر ان پر کھل کر حمایت نہ بھی کریں تو کم از کم مخالفت بھی نہیں کریں گے۔ لیکن حالات بدل چکے تھے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی، اور اسی لیے امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے تحت دسمبر 1998 کو امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر دی۔ تاہم معاملہ اس پر ختم نہیں ہوا۔ امریکہ مسلسل اس بات پر مصر رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا، لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک اس میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔ عراق امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی، اور اقوام متحدہ کے معاونہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعووں کی تردید بھی نہیں کی تھی۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو عہدے اور قصے حسین کو عراق کے شمال شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 سنیچر کی شب مقامی وقت کے مطابق شب 8 بجے صدام حسین کو عراق کے شہر تکریت کے قریب میں ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا، جس نے 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوؤں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بالمقابل 10 ذی الحج عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ انہیں عراق کی اعلیٰ عدالت نے دا جیل میں 1982 میں 148 افراد کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔